हेलो बच्चों, मेरा नाम अलाउद्दीन शेख है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो देख समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई भी आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, या फिर वो पॉजिटिव चार्ज है फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने आसपास चारों दिशाओं में, ठीक है, एक फील्ड जनरेट करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिस फील्ड में अगर आप कोई चार्ज लाते हो, ठीक है, तो वो चार्ज फोर्स का अनुभव करता है, ठीक है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे समझेंगे कि मान लो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने सराउंडिंग में चारों दिशाओं में, ठीक है, ये 3D होता है, ठीक है, तीनों विमाओं में होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फील्ड है, तो एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर इस फील्ड के अंदर, ठीक है, इस फील्ड के दायरे में अगर आप कोई चार्ज लेके आते हो, सपोज करो आप क्यू चार्ज लेके आते हो, तो ये क्यू चार्ज एक फोर्स का अनुभव करता है जिसको हम लोग कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कूलॉम फोर्स। ठीक है, अच्छा मान लो आप इस चार्ज को इसके किसी एक पॉइंट पर लेके आते हो जो पॉइंट इससे थोड़ी दूर पर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का जो मान है वो कम होगा, और अगर आप इसको पास में लेके आते हो तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो तो हमको पहले से पता है, कूलॉम फोर्स, कूलॉम लॉ से, ठीक है, वो होता है क्यू और ये कैपिटल क्यू एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो आर है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी आर है। ठीक है, तो ये तो कूलॉम फोर्स होता है। ठीक है, और ये जो फील्ड है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये एक चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया फील्ड है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो इस क्यू चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आप इस क्यू चार्ज को यहां से हटा भी देते हैं फिर भी ये फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है। हाँ, पर इस क्यू चार्ज को लाने से हमको ये पता चलता है कि ये चार्ज कितने फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो फोर्स अनुभव करता है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले कि कोई एक चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर उस फील्ड में अगर आप कोई चार्ज लेके आते हो तब जाकर वह फोर्स का अनुभव करता है, जिसको हम लोग कूलॉम फोर्स कहते हैं, जो कि हमको पता है क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस पॉइंट पर आपको इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज कि इस पॉइंट का नाम P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता करना है। ठीक है, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर जो Q है इसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये जो स्मॉल q है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और टेस्ट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं कि किसी पॉइंट पर लाया गया वो चार्ज, ठीक है, जिसको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, पर उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए जो चार्ज होता है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है उसको इन जनरल हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसका वैल्यू बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत ही कम क्यों लेते हैं? ये इंश्योर करने के लिए, देखिए, अगर आप एक चार्ज लेके आते हो तो ये पॉसिबल है कि ये जो चार्ज है ये डिस्प्लेस हो जाए। डिस्प्लेस क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम लोग जनरली पॉजिटिव लेते हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये अपने जगह से डिस्प्लेस कर सकता है इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की वजह से। तो ये अपने जगह पर स्थिर रहे, ये इंश्योर करने के लिए जो टेस्ट चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग काफी कम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको टेस्ट चार्ज समझ में आ गया, सोर्स चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड का को जनरेट किया। ठीक है, तो इस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है, जो कि डिपेंड करता है आर पर। कैसे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q। ठीक है, जहां पे ये जो F है वो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पर के लिए भी कंसिडर करिए, जहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट को A और इस पॉइंट को P। ठीक है, तो ये जो F है
वो इन दोनों के बीच का में लगने वाला फोर्स है, जो कि हमको पता है कि Q क्या होता है, Q इंटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, अब E का वैल्यू निकालना है तो एक नीचे में और Q रहता है। ठीक है, तो ये Q इससे कट जाएगा, ये E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिसको हम लोग ये नाम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, अगर सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। दूसरी बात, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और डिपेंड करता है आर के ऊपर। ठीक है, और ये आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, अगर आप इस सोर्स चार्ज से किसी दूर के बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, आर का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ये कम होगा। और अगर आप किसी पास की किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने दूरी कम कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इसका दूसरा मतलब ये भी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के कारण से वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस इक्वेशन में टेस्ट चार्ज का कहीं भी स्थान नहीं है। ठीक है, टेस्ट चार्ज नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है टेस्ट चार्ज के टेस्ट चार्ज से। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर का मतलब आपको पता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो बात करेंगे ही साथ उसके डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। इस केस में अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस प्रकार होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करें? तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, लगने वाले फोर्स का, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ए से पी की ओर है। ठीक है, ए से पी की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर भी होता है। ठीक है, एक और बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आपको किसी अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी एक तीसरे पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप इसको तो आप सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर, ठीक है, उसको एज अ वेक्टर ऐड कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक Q2 चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों की वजह से आपको इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसकी वजह से पहले यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे Q1 की वजह से, और Q2 की वजह से इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू Q2, और आप इन दोनों को एज अ वेक्टर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से प्लस Q2 की वजह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा वो बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं इसको मिटाता हूं। प्रॉब्लम, यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें इस पॉइंट का नाम ए है। ठीक है, इस पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और वहीं पे इस पॉइंट बी पर एक -10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ए और बी के एक बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो एक पॉइंट पी है। ठीक है, इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पी है
जिस पर मान लो कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्यू ले लो, ठीक है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस 10 माइक्रोकूलम की वजह से और इस -10 माइक्रोकूलम की वजह से। इस पॉइंट का नाम अगर सी है तो आपको दिया गया है कि जो ए बी का मान है, ए बी का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बी से पी तक, पी से सी वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, पी से सी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला, और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ए सी इज इक्वल टू सी भी होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक, ए सी इज इक्वल टू सी भी होगा, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं। अच्छा, अब भाई आपको इस 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम दोनों के वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देते हैं ई ए, जो कि चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है तो इसको ई ए देते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन मैं इधर बनाया, तो इसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा, क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वहीं पर ये -q चार्ज है, माइनस चार्ज है -10 माइक्रोकूलम का, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो जाए, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ई ए और ई बी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे एज अ वेक्टर। तो हम लोग को पॉइंट पी पर इन दोनों चार्जेस के कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पता चल जाएगा। तो अभी कैलकुलेट करते हैं ई ए का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है, Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। जहां पे आर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, क्यू सोर्स चार्ज होता है, तो सोर्स चार्ज अभी के लिए 10 माइक्रोकूलम है, 4πε0 तो कांस्टेंट है, 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, क्या होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है। अभी आपको आर चाहिए, तो आर क्या होता है, सोर्स से टेस्ट चार्ज के बीच पे डिस्टेंस। तो अभी आपका सोर्स चार्ज यहाँ पर रखा है और टेस्ट चार्ज ये है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए एपी, ठीक। तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल को देख, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, सी है और ये पी है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 12 है। तो आपको ये पता करना है कितना है, ठीक है। तो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा स्क्वायर होगा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बेस 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस 144, तो h इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, एपी का वैल्यू, ठीक है, ये है 13 और यही आर का वैल्यू है, क्यों, क्योंकि ये सोर्स से पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो अभी आप ई ए का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ई ए का वैल्यू क्या हुआ, सोर्स चार्ज 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर 1/4πε0 है, 1/4πε0, इसका वैल्यू आप ये लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर का जो वैल्यू है वो 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख, ठीक है, सभी को ऐसा यूनिट में लिखते हैं। तो ई ए क्या हो जाएगा, ई ए 10, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोकूलम में दिया है, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो आप कूलम में लिखेंगे तो लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, सारे ऐसा यूनिट में लिखा चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर इवेल्युएट करेंगे आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो आपको जो ई ए का वैल्यू आएगा वो 5.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ये आप कहां से पता लगा सकते हैं यूनिट, ये बहुत इजी है, क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q होता है और F को हम लोग न्यूटन से मापते हैं और Q को कूलम से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया है कि ये 5.3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 माइक्रोकूलम वाला चार्ज इस पॉइंट पर
वो कर रहा है, ठीक है, लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस सोर्स चार्ज का तो मैग्नीट्यूड सेम है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ये अगर 13 सेंटीमीटर है और ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो भी 13 सेंटीमीटर होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इसके बराबर है और इसका जो सोर्स चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर है। इसमें बस ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके वजह से इसका डायरेक्शन बस चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो ये जो EB है उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये जो EB है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5.3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हमने दोनों की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको इन दोनों को एज अ वेक्टर ऐड करना है और इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो अच्छा ये ठीक है, तो इस पे जो रिजल्ट, अच्छा दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको डिवाइड करते हुए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए इस पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कैसे होगा ये समझ सकते हैं हम लोग कि ये जो है, ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं पहले, ठीक, इसको कंसीडर करते हैं कि एंगल थीटा है। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन काटती है तो दोनों लाइन पर इक्वल एंगल बनाती है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों सेम एंगल हैं तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो EA sin थीटा होगा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो EA cos थीटा होगा। सेम कहानी इसके साथ भी, EB के साथ वर्टिकल कंपोनेंट EB sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EB cos थीटा, ठीक है। अब हमको ये पता है कि ये जो EA है वो तो EB के बराबर है, तो जितना EA sin थीटा है उतना भी EB sin थीटा भी, क्योंकि EA तो E के बराबर है। जितना अप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही डाउन डायरेक्शन में भी है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बच गया क्या, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यही इसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो अगर हम ये देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, EP, ठीक है, EP इज इक्वल टू, ठीक है, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, ठीक है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब EA और EB तो सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स EA cos थीटा। आपको EA का वैल्यू पता है, आपने निकाल लिया, आपको cos थीटा का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए, क्या आप इस ट्रायंगल से cos थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 13, तो कुल मिलाकर जो cos थीटा है उसका वैल्यू हो गया 5/13, ठीक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू EA, ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13, ठीक है। EA का वैल्यू जब रखेंगे आप तो 2 इंटू 5.3 इंटू 10⁶ इंटू 5/13, ठीक है। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा, ठीक है, 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्जेस की वजह से किसी एक तीसरे पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज रख के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको एज अ वेक्टर ऐड करके, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोई एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट करता है, ठीक है। जिस फील्ड पर कोई आप एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो, ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करता है जिसको हम लोग कूलॉम फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से लेकर सोर्स चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज होता है उसके वैल्यू को हम लोग बहुत कम लेना होता है ताकि वो सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस ना करे या फिर उसके पोजीशन में कोई चेंज ना करे,
ठीक है। और जो सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाले चार्ज को कहा जाता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखते हैं। थैंक यू।